फॉर्मर मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू प्रोविंस में एक स्तंभ है, लॉयल भी है। लॉयल्टी बड़ी ज़्यादा पार्टी के प्रति रही है। श्रोता साहब, आपका स्वागत है। पार्टी के प्रति आपकी लॉयल्टी ठीक है, लेकिन अब ये आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, कहीं ना कहीं अंदर खाते बीजेपी के साथ कोई तालमेल बना है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर पार्टी है जी, और शेर कश्मीर के ज़माने से जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी तो सेकुलर बेसिस पे तब से चल रही है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन किया, उमर अब्दुल्ला साहब ने स्ट्रेंथन किया। अब बीजेपी के साथ कोई बात चले वो कोई मुझे लगता नहीं। तो बाकी ये है कि जहाँ तक तल्लक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी पावर के पीछे नहीं रही और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सोचा है कि लोगों की बेहतरी होनी चाहिए और पावर को हमेशा एक इंस्ट्रूमेंट समझा फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। जी, तो इसमें हमेशा अप्रोच ये रही कि तमाम जो तबके हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर और रिलीजन, सबके साथ एक जैसी हो। रीजन की जहाँ तक बात है, जम्मू कश्मीर लद्दाख सबकी बराबरी हो। जी, तो इसलिए जो आप कह रहे हैं वो मुझे अभी कोई जचता नहीं। जी। अभी मैं आज सुबह ही किसी पीडीपी के सीनियर लीडर से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो अपोजिशन करनी चाहिए, इतने एन नंबर ऑफ मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, वो उस तरह का अपोजिशन नहीं हो पा रही, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं खुली स्पेस बीजेपी को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दी है अपनी तरफ से। देखिए, बात यह है कि अगर आप उमर अब्दुल्ला साहब के बयानात सुने और फारूक अब्दुल्ला साहब के इंटरव्यू सुने तो आपको उन चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। जी, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही बात की जो देश के हित में हो, जी, जो रियासत के लोगों के हित में हो। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम कोई एक्स्ट्रा माइलेज लेने की कोई बात करनी है, हमने लोगों की बेहतरी की बात करनी है, जी, देश के हित की बात करनी है। तो लिहाजा ये जो लोग कहते हैं या समझते हैं वो शायद उनका काम करने का अपना तरीका है, जी, हमारी पार्टी में काम करने का अपना तरीका है। जी, तो इस करके वो जो कोई कहे कुछ तो मैं उसको तो मुंह बंद नहीं कर सकता। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बड़ी बात कही कि आप इकदार मतलब पार के पीछे नहीं भागते हैं, तो मुझे पुरानी चीज़ें याद आती हैं। 1987 में रिगिंग के आरोप लगते हैं आप पर, तो वो क्या सत्ता के लिए नहीं थे? देखिए विनोद जी, जहाँ तक रिगिंग का आरोप है, जी। वो जब कोई मुखालिफ पार्टी ने किसी पर आरोप लगाना होता है तो वो आरोप दर आरोप हो जाता है। मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपकी बात मानी जाए रिगिंग हुई, जुडिशरी का स्कोप खुला था। कोई आदमी जाता हाई कोर्ट में और साबित कर देता कि रिगिंग हुई, मैं भी आज आपके सामने कहता हाँ जी रिगिंग हुई। मैं ऐसे आरोप लगाना मैं नहीं समझता कि आरोप दर आरोप, क्योंकि हम अपोजिशन में हम आरोप लगाएं, वो बात नहीं है। जी, श्रोता साहब, बीजेपी वाले कहते हैं कि वो रिगिंग ही आतंकवाद का कारण था, तो आपको क्या लगता है, वो कारण था या फिर 1984 में जो सरकार टॉपल की गई तो लोगों को भरोसा उठ गया दिल्ली से? दिल्ली के भरोसे की जहाँ तक ताल्लुक है, ये 1953 से उठना शुरू हो गया जब शेख अब्दुल्ला साहब को गिरफ्तार किया गया जी, नेशनल गवर्नमेंट को डिसमिस करके। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का ताल्लुक है, शेख साहब ने जब एक्सेशन हुआ, हमारा साहब ने एक्सेशन साइन किया, तो वो कागजी कार्रवाई हो गई। उसके बाद लोगों का रुख कैसे मोड़ना है वो शेख साहब ने किया। अब उसके बाद भी गवर्नमेंट को टॉपल किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। कुछ बातें हैं जो इरिटेशन पैदा करती हैं और वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहा। उसको फिर अभी वो बात ठंडी हो रही थी, 84 में फिर दोबारा कर दी। तो लिहाजा इन चीज़ों से ये चीज़ें आती हैं और ये एक बात बनती है कि शायद हमारे ऊपर विश्वास नहीं है या क्या है। मैं आपको ये कहूँ कि अगर शेख साहब ने उस वक़्त जबकि टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, और ये एक आम बात थी कि जो हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ लोग कश्मीर में चाहते थे उधर जाना, मगर शेख साहब ने रुख इधर की तरफ कर दिया। उन्होंने कहा हमने जो लेना है हिंदुस्तान से लेना है,
तो लिहाजा उस बात को बजाय इसके कि उसकी अप्रिसिएशन होती, सराहना होती, उस बात के लिए फर्दर स्ट्रेंथन करते रिलेशंस, फर्दर देश को मजबूत किया जाता, रियासत को मजबूत किया जाता, तो ये टॉपलिंग गेम जो थी इसका बड़ा असर रहा। जी, लेकिन सड़ोत्रा साहब कुछ ये भी आरोप लगते हैं कि जब इंडियन आर्मी यहाँ जम्मू कश्मीर में आई, उन्होंने पीओके का कुछ एरिया कॉन्कर कर लिया और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की कहने पर पंडित नेहरू ने सीज फायर कर दिया और जो जीती हुई ज़मीन थी वो भी वापस कर दी। देखिए, बात यह है कि आरोप लगाना या कहना बड़ा आसान है जी, मगर गिवन सिचुएशन उस वक्त क्या थी, राइट, उसके मुताबिक नेहरू जी ने भी अमल किया होगा, शेख साहब ने भी अमल किया होगा। दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट। बिल्कुल। सड़ोत्रा साहब आपने बहुत अच्छी बात बोली। नतीजा आने के बाद सारे समझदार हो जाते हैं, कोई भी टीका टिप्पणी कर सकता है। एक बात इसमें मैं खास ऐड करना चाहता हूँ। जी, बीजेपी ये नई रवायत पैदा कर रही है, राइट, कि जो प्रधानमंत्री चलेंगे जी, उसकी हम डट के मुखालफत करें। जी, हमारे यहाँ वैसे भी कहते हैं, हम अपने हमारी जो हमारी हिंदू प्रथा के मुताबिक जो मर गया है उसकी बदखोई नहीं करते, डोगरी में कहते हैं बदखोई नहीं करते, उसके खिलाफ बुरा भला नहीं बोलते। तो बीजेपी ने नई रवायत पैदा कर दी कि हर बात में नेहरू जी, हर बात में नेहरू जी, और जो अच्छे काम हुए हैं वो कोई नहीं बताता। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि कल आज की जो सरकार है जरूर सारी उम्र नहीं रहनी, कल वो भी जाएगी। इसका मतलब ये उनको एक लेसन दे रहे हैं कि आपने भी हमारे पीछे लगे रहना है। ये बड़ी बुरी बात है, ये मैं ज़ाती तौर पे जी, मैं इसको पसंद नहीं करता। इवन हाउस की प्रोसीडिंग में भी जो मेंबर्स नहीं होता है उसके बारे में टीका टिप्पणी नहीं की जाती। जो हाउस चलता है, असेंबली की बात करें, अपर हाउस की वो बात, आप हाउस की बात करते हैं, मैं एक सामाजिक तौर पे जो बात है, इंसानियत तौर पे बात है, जी, जी, मैं उसकी बात करता हूँ जी। कि जो आदमी मर गया जी, वक्त के मुताबिक जो जरूरत था उसने किया, अपनी सोच के मुताबिक। जी, आज आप उसको कहेंगे उसने बुरा किया,